नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। बीपीएससी टीआरई 3 और डीएसएसबी के लिए हम लोग जियोग्राफी की ये सीरीज शुरू किए हैं और इस सीरीज में हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा, माध्यमिक परीक्षा और टीजीटी पीजीटी के लिए यह सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट होगी और ये बेस होगी पूरा एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर बेस्ड होगी। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनके आधार पर हम लोग क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, क्योंकि अब सिनेरियो बदल रहा है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने भी पूछे जाते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव कम और डिस्क्रिप्टिव ज्यादा पूछे जाते हैं। कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन आ रहे हैं जिसके माध्यम से अगर आप ऑब्जेक्टिव ही पढ़ के जाएंगे, वन लाइनर पढ़ के जाएंगे, तो शायद आपको बहुत बेहतर कंफर्टेबल फील नहीं कर पाए और बहुत अच्छी तरह क्वेश्चन अटेम्प्ट ना कर पाए। इसलिए जो अभी सिनेरियो चेंज हो रहा है कथन और निष्कर्ष के आधार पर, उसमें आपको पूरे व्याख्यात्मक रूप से पढ़ना पड़ेगा और एकदम डिस्क्रिप्टिव पढ़ना पड़ेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो धीरे धीरे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन पे आएंगे। तो जियोग्राफी में सबसे पहले हम अगर बात करें कि इस धरती पर रहने वाले जीव हैं, तो हम आकाश में देखते हैं। तो क्या आकाश इतना ही बड़ा है जितना हमको दिखाई देता है? आप कहेंगे नहीं, यह अनंत है और इसी अनंत आकाश को हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं। इसी अनंत आकाश को हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं, यानी उसको यूनिवर्स कहते हैं। अब आकाश में क्या होगा? आप कहेंगे छोटे छोटे मैटर भी होंगे, छोटे छोटे मैटर होंगे यानी कि परमाणु भी होंगे और बड़ी बड़ी आकाश गंगाएं होंगी जिनके पास असंख्य इनफाइनाइट तारे भी हैं और वो मंदाग्नि भी आएगी उसी ब्रह्मांड में। तो आप कह सकते हैं कि आकाश गंगा के अनंत समूह को, आकाश गंगा के अनंत समूह को ब्रह्मांड कहा जा सकता है, क्योंकि उसी ब्रह्मांड के अंदर सारी अनंत आकाश गंगाएं स्थित है। ब्रह्मांड असंख्य टिमटिमाते और झिलझिलाते तारों का एक समूह है। आप रात में देखते भी होंगे, क्योंकि दिन में प्रकाश के कारण वह दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन रात में जब अंधेरा होता है तब वो दिखाई पड़ते हैं। जितना तारा दूर रहेगा उतना ही छोटा दिखाई देगा, वह तारा उतना ही बड़ा है जितना दूर है। आप कहेंगे सूर्य तो सबसे बड़ा तारा है, लेकिन इससे भी बड़े बड़े तारे हैं, वो दूर हैं, हमको कम दिखाई देते हैं, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ब्रह्मांड में जो है असंख्य तारे हैं जो झिलझिलाते हुए एक समूह में दिखाई देते हैं। इनमें अनेकों को सौर मंडल का जो सम्मिलित किया गया, सौर मंडल में सम्मिलित किया है। अब सौर मंडल में अगर सम्मिलित किया गया है तो जाहिर सी बात है उसमें एक केंद्र होगा और केंद्र में सूर्य होगा और सूर्य के चारों तरफ इर्द गिर्द में वो सभी पिंड चक्कर लगाएंगे और वो वहां पर विद्यमान रहेंगे। क्यों विद्यमान रहेंगे? क्योंकि ग्रेविटी के कारण वो उसका सूर्य का चक्कर लगाते हैं। वैज्ञानिक आधार पर खगोल शास्त्री ने नींव रखने वाले केपलर जो बहुत विशिष्ट खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने ग्रहों की गति का नियम दिया। ग्रहों के गति का नियम दिया। सूर्य से ग्रहों की दीर्घवृत्तीय कक्षा, सूर्य के सापेक्ष ग्रहों की गति, सूर्य से ग्रहों की दूरी की व्याख्या केपलर ने किया था। यहीं पर एक इटली के महान गणितज्ञ थे गैलीलियो ने एक दूरबीन की मदद से 1605 ईस्वी में अंतरिक्ष पिंडों का अध्ययन किया और कोपरनिकस के जो सिद्धांत दिए थे पिंडों का, तो उसको उन्होंने पुष्टि की कि हाँ, यह सिद्धांत वास्तव में सही है। बाद में जेरेमिया होरेक्स ने सूर्य के बीच शुक्र के यामोत्तर की गणना की और सर आइजैक न्यूटन, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर आइजैक न्यूटन, क्योंकि जितने भी सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं इन्हीं के नियम के आधार पर किए जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ग्रेविटी का लॉ ऑफ ग्रेविटी भी दिया, गुरुत्वाकर्षण का नियम भी दिया था और गति का भी नियम इन्होंने दिया था। तो ये खगोल शास्त्र के दिशा में जो है बहुत बड़ा परिवर्तन किया और चीजों को समझने में काफी ज्यादा आसानी हो गई, क्योंकि इनका सिद्धांत इन सभी पर बहुत पर्टिकुलर, एकदम सटीक बैठता है। आज खगोल के अध्ययन में उसकी अधिकतम उपयोगिता के लिए कृत्रिम उपग्रह जैसे सैटेलाइट आप लॉन्च करते हैं, तो इन्हीं के जो आधार पर, जो गति के नियम है उसके आधार पर, ग्रेविटी के नियम के आधार पर उसको लॉन्च किया जाता है, जिसमें काफी ज्यादा मदद मिलती है और सक्सेस भी होते हैं।
तो यह न्यूटन ने दिया था। 1781 में खगोल शास्त्री विलियम हर्शेल ने यूरेनस की खोज की। यूरेनस की खोज करके आश्चर्यचकित कर दिया कि भाई ऐसा भी है एक पिंड। और 1805 ईस्वी में दूरबीन की सहायता से इन्होंने प्रमाणित किया कि ब्रह्मांड हमारे केवल सौरमंडल तक ही सीमित नहीं है। जितना हम देखते हैं कि सोलर सिस्टम तक ही ब्रह्मांड सीमित नहीं है, हमारा ब्रह्मांड सौरमंडल के करोड़ों तारों के समूह आकाश गंगा का एक अत्यंत छोटा भाग है। एक मतलब परमाणु के बराबर एक भाग है। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड इनफाइनाइट से बहुत ज्यादा बड़ा है, उसका जो है अंत नहीं है। अब 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में खगोल शास्त्री हार्लो शेल्पी ने 1886 से 1972 में चमकीले तारों साइ फील्ड वेरिएबल्स को मानवीकृत प्रकाश स्रोतों के रूप में उपयोग करते हुए पहली बार आकाशगंगा अर्थात मिल्की वे का स्पष्ट चित्र बनाया। किसने बनाया था? हार्ले शेल्पी ने बनाया था। हार्लो शेल्पी ने बनाया था आकाशगंगा मिल्की वे का चित्र। इन्होंने कहा इसकी जो लंबाई है वह आपका 3 लाख प्रकाश वर्ष निर्धारित किया था इन्होंने। अब प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। अच्छा, सबसे बड़ी अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी इकाई दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई तो है ये पारसेक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। उन्होंने प्रकाश वर्ष के किसी विस्तार को संपूर्ण ब्रह्मांड के छोर माना। इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड का एक छोर है जहां पर ब्रह्मांड जो है अंत हो जाता है उसका। लेकिन शेल्पी ने इस अवधारणा को 1924 में महान अमेरिकी खगोल शास्त्री एडविन पावेल हबल 1889 से 1863 तक इन्होंने प्रमाणित कर दिया कि यह गलत है। आकाश अनंत है, उसका कहीं छोर नहीं है। तो यह इन्होंने प्रमाणित किया। किसने किया था? पावेल हबल ने। किसकी जो संकल्पना को इन्होंने गलत ठहराया है? हार्लो शेल्पी की संकल्पना को गलत ठहराया। एड्रीमेडा आकाश गंगा में स्थित साइ फील्ड वेरिएबल्स तारों का एक चिन्हित कर प्रमाणित किया जो है इसमें यह तारा लगभग 10 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मांड अकल्पनीय रूप से विशाल है और इसमें आकाश गंगाओं का अस्तित्व नगण्य है, यानी कि उसमें बहुत ज्यादा आकाश गंगाएं हैं जिसकी काउंटिंग नहीं संभव है। हबल ने यह भी प्रतिपादित किया कि ब्रह्मांड में हमारी आकाशगंगा के सामने लाखों की संख्या में असंख्य जो अनन्य मिल्की वे हैं जिसके दुग्ध मेखलाएं हैं, वे आकाशगंगा एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं, जिससे उनकी दूरी बढ़ती जा रही है और उनकी भागने की गति तीव्र होती जा रही है। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड आज भी प्रसारित हो रहा है। तो ब्रह्मांड का आज भी प्रसार हो रहा है। बिग बैंग थ्योरी जब पढ़ेंगे आप तो उसमें आप देखेंगे कि ब्रह्मांड का आज भी प्रसार हो रहा है। तो आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे भी। दृश्य पथ में आने वाले ब्रह्मांड का व्यास 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। 250 करोड़ प्रकाश वर्ष। अब प्रकाश वर्ष क्या है? वह दूरी जिसे प्रकाश शून्य में 2,99,792.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति के आधार पर सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी तय करता है, उसको बोला जाता है प्रकाश वर्ष। यानी कि यह प्रकाश वर्ष की जो दूरी है, यहां वर्ष लिखा है, ईयर लिखा है, लाइट ईयर। लाइट ईयर यानी एक साल में तय की गई दूरी का ये मूल्यांकन है, ये प्रकाश वर्ष। तो आप कहेंगे कि 2,99,792.5 किलोमीटर प्रति घंटा की जो प्रति सेकंड की स्पीड है, और इस पे क्या है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को तय करता है इस स्पीड से। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कई वैज्ञानिकों ने, जो अपने खगोल शास्त्रियों ने अपने अपने थीसिस दिए कि ब्रह्मांड इस तरह से ओरिजिन हुआ, ऐसे ओरिजिन हुआ, और धीरे धीरे जैसे जैसे नए सिद्धांत सामने आए तो पुराने सिद्धांतों का खंडन हुआ। आज भी कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है, कोई एकदम सटीक थीसिस नहीं है, कोई सिद्धांत और संकल्पना नहीं है जिसमें कोई ना कोई कमियां ना हो।
तो सब संकल्पनाओं के आधार पर आगे की तरफ रिसर्च किया जा रहा है। अब ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी सिद्धांत है जो मान्यता प्राप्त है, वो बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी, और इसका जो प्रतिपादन किया था जॉर्ज लेमेतर ने किया था। जॉर्ज लेमेतर एक खगोल शास्त्री थे, इन्होंने बिग बैंग थ्योरी को प्रतिपादित किया। साम्यावस्था की जो थ्योरी है वह आपका प्रतिपादित किया था थॉमस गोल्ड, हार्मन बॉडी ने। थॉमस गोल्ड एंड हार्मन बॉडी ने, दो लोगों ने इसको प्रतिपादित किया था। और दोलन सिद्धांत किया था डॉक्टर एलन साडेज ने। दोलन सिद्धांत जो है डॉक्टर एलन साडेज ने किया था। ये तीन सिद्धांत अभी ज्यादा कारगर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त कौन सा है? बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेतर की। जॉर्ज लेमेतर ने इसको सिद्धांत दिया था। अब बिग बैंग थ्योरी है क्या चीज? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में सर्वाधिक मान्य थ्योरी है ये बेल्जियम के खगोल शास्त्री जॉर्ज लेमेतर 1960 से 1970 में किया। इनके अनुसार 15 वर्ष अरब पूर्व एक विशालकाय अग्निपिंड था। कोई एक पिंड है जो बहुत विशालकाय है और ये अग्निपिंड है जो दहकता हुआ है। ये पिंड आपका विशालकाय पिंड है। अब उन्होंने कहा कि ये अग्निपिंड काफी भारी पदार्थों से बना हुआ था, इसमें अचानक विस्फोट हो जाता और इसी विस्फोट को इन्होंने बिग बैंग का नाम दिया। यह विस्फोट जो है बिग बैंग का नाम दिया। इन्होंने कहा कि पदार्थों का बिखराव हुआ जिसे सामान्य अवस्था में जो निर्मित हुए थे, इसके अलगाव के कारण काले पदार्थ बने जो ब्लैक मैटर बने और इनके समूहों से ब्रह्मांड के पिंडों का सृजन हुआ। वो जो ब्लैक मैटर बने उन्हीं से छोटे छोटे जो पिंड हैं उनका निर्माण हुआ जो टूट के इससे टुकड़े निकले हुए थे और इसके चारों तरफ सामान्य पदार्थों का जमाव हो गया, इसके आकार में वृद्धि हुई। इस प्रकार आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। तो इन्हीं से धीरे धीरे आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ, लेकिन 100% यह सत्य नहीं है। इसमें भी कुछ त्रुटियां भी हैं और जिसमें रिसर्च भी चल रहा है। आगे की तरफ हम लोग और आगे पढ़ेंगे। फिर आकाशगंगा का निर्माण के विषय में वैज्ञानिकों के दो वैकल्पिक विचार हैं। पहला तो काले पदार्थों का भी विचार है जो गर्म या ठंडे रूप में थे। वो जो ब्लैक मैटर थे वो गर्म या ठंडे रूप में थे, यानी हॉट एंड कोल्ड फॉर्म में थे, रहा होगा। अभी कल्पना है, रहा होगा, ऐसा नहीं कि है, वो एग्जैक्ट नहीं आप बता सकते, संकल्पना कर रहे हैं। कल्पनाओं में कुछ भी है, लेकिन उससे सैद्धांतिक रूप से अगर प्रूव्ड हो जाए तो उसको बेहतर माना जाता है। अब ये कल्पना किया गया कि वह मैटर जो थे वो हॉट एंड कूल थे, यानी कि दो फॉर्मेशन में रहे होंगे। अब गर्म काले पदार्थों की स्थिति में आकाशगंगा से दूर दूर होंगे। अच्छा, आप देखेंगे कि जब किसी लोहे को आप पिघलाएंगे, जो गर्म करेंगे, तो धीरे धीरे उसका प्रसार होने लगता है और वो जो उसके एटम्स है वो अलग अलग होने लगते हैं। आप खूब ज्यादा हीट कर दीजिएगा तो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा और उसके पदार्थ अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर वही ठंडा रहेगा तो सॉलिड बॉडी में आएगा, उसके पदार्थ एकदम जो है, जितने भी परमाणु हैं वो एक दूसरे से सटे हुए होंगे। तो ठंडे पदार्थों की स्थिति जो थी वो झुंड में थी, एकदम एटीजेट झुंड में थी। वर्तमान समय में आकाशगंगा के पास समूहन की स्थिति थी। पुनः विस्फोट से निकलने वाले पदार्थों के समूहन से बने असंख्य पिंड जब पुनः फिर विस्फोट हुआ तो उससे भी असंख्य पिंड बने और वो तारे कहलाए, पिंड तारे कहलाए। असंख्य पिंड जो थे वो तारे कहलाए। इस प्रक्रिया में कालांतर में ग्रहों का निर्माण हुआ, प्लेनेट का निर्माण होता है। इस प्रकार बिग बैंग परिकल्पना परिघटना में ब्रह्मांड की उत्पत्ति तथा तभी से उसको निरंतर विस्तार माना जाता है। यह माना जाता है कि बिग बैंग थ्योरी इस पर सटीक बैठती है और इसी तरह से ब्रह्मांड का ओरिजिन हुआ है। इसके साक्ष्य के रूप में आकाशगंगाओं में बढ़ती हुई दूरी के संदर्भ में दिया जाता है। नासा ने 2001 में मैप माइक्रोवेव एनिस्ट्रोफी प्रोब यानी मैप नामक अनुसंधान में यह पुष्टि किया कि ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए सितंबर 2008 में यूरेनियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च सर्न
जिसको सर्न के नाम से आप जानते हैं, और जनेवा में पृथ्वी की सतह के 100 फीट नीचे 27 किलोमीटर लंबे सुरंग में लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, यह सबसे बड़ी जो है मशीनरी लगाया इन्होंने, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर इसका नाम था, मशीन का नाम था, ऐतिहासिक महाप्रयोग किया। 1000 से अधिक वैज्ञानिक उसमें शामिल हुए और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अधिकतम तीव्र गति से टकराया गया तथा हिंग बोसोन निर्माण का प्रयास किया गया। अब हिंग बोसोन क्या है? ये परमाणु का सबसे छोटा यानी बेसिक एलिमेंट है हिंग बोसोन, बेसिक एलिमेंट हिंग बोसोन है। अगर इस एलिमेंट का पता चल जाए कि यह प्रोसेस कैसे करता है, कैसे काम करता है, तो उसके आधार पर हम ब्रह्मांड का ओरिजिन का पता लगा सकते हैं। उसमें हमको तथ्य मिल जाएंगे, कुछ साक्ष्य भी मिलेंगे, जिससे ब्रह्मांड के बारे में हमको पता कुछ चल सकेगा। अब इन्होंने कहा कि वह गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाने वाला हिंग बोसोन ब्रह्मांड के रहस्य छुपे हैं, क्योंकि ये सबसे छोटा मैटर होगा, यह सबसे बेसिक यूनिट माना गया। लार्ज हेड्रा कोलाइडर जो प्रशीतक की खराबी जब होने लगी 2008 में उन्होंने शुरू किया। जब ये प्रयोग शुरू किया गया तो आप ये देखेंगे लार्ज हेड्रा कोलाइडर का ये मशीन है, इस मशीनरी के अंदर का ये होल है और इसी में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो है न्यूक्लियर रिसर्च किया गया, उसमें एक दूसरे से टकराए गए। यहां पर आप देखेंगे कि ये टकराहट यहां पर ये करके इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया गया है, लेकिन उसमें शीतलन की खराबी के कारण यह प्रयोग सफल नहीं हो सका और सफल ना होने के कारण इसको बंद कर दिया गया। पुनः इसको 2022 में चालू किया गया। अब ब्रह्मांड कैसे काम करता है इसके आधार पर इस चीज का पता लगाया गया। अब इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि वह कौन सी मशीनरी थी जिसके आधार पर इसका जो है रिसर्च किया गया, तो वह थी आपकी लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। और अगर आपसे पूछा जाए कि परमाणु की जो बेसिक इकाई है, जो बेसिक एलिमेंट है, उसको क्या कहते हैं, तो गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है और कहीं कहीं आपको हिंग बोसोन के नाम से दिया जाता है कि हिंग बोसोन है या गॉड पार्टिकल है। अब आता है आपका गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या है? आकाशगंगा। अब अभी आपने देखा कि पूरे ब्रह्मांड का आपने अध्ययन किया, ब्रह्मांड में अनेक गैलेक्सीज भी हैं, अनेक गैलेक्सीज में अनेक तारे भी हैं, तो अनगिनत जो तारों का समूह है, इनफाइनाइट तारों का समूह है, वही आपका आकाशगंगा है, उसी को आप गैलेक्सी कहते हैं। तो आप कहेंगे कि यानी कि गैलेक्सी में अनंत तारे हैं और उन तारों में भी एक सूर्य है, तो यानी कि सूर्य का जो एलिमेंट है वो बहुत एकदम छोटा है, बेसिक कण की तरह है, क्योंकि गैलेक्सी तो बहुत बड़ी है। इस अनुमान से हमारे ब्रह्मांड में अनेक गैलेक्सी हैं जिनकी संख्या 1 लाख यानी कि 10 की पावर 10 मिलियन है और एक गैलेक्सी में 1 लाख मिलियन तारे भी हैं, 1 लाख मिलियन तारे भी हैं। आप जानिए कि 1 लाख गैलेक्सीज हैं और एक गैलेक्सी में 1 लाख मिलियन तारे भी हैं। तो हमारे जो सौर मंडल में आकाशगंगा में स्थित है, हमारा जो सौर मंडल सोलर सिस्टम है वह आकाशगंगा में स्थित है। इसे मंदाकिनी आकाशगंगा यानी मंदाकिनी गैलेक्सी कहते हैं। यह सर्पिलाकार है। कैसी है ये? यह हमारी मंदाकिनी ये सर्पिलाकार है। इसमें रात्रि के समय आकाश में तारों के समूहों को एक दुधिया पट्टी में श्वेतगत देखा जा सकता है। आप देखेंगे कि ये दुधिया पट्टी के रूप में आपको दिखाई पड़ेगी और यही दुधिया पट्टी हमारी कहलाती है मिल्की वे। क्या है? दुग्ध मेखला कहलाती है, इसी को हम दुग्ध मेखला कहते हैं और इसी को कहते हैं आप मिल्की वे। ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह कि कौन सा है, तो आपका है ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला। अब आपका आता है कि प्रेग्जिमा सेंचुरी। प्रेग्जिमा सेंचुरी सूर्य के सबसे निकटतम तारा है। सूर्य के सबसे निकटतम तारा प्रेग्जिमा सेंचुरी है और यह सूर्य से 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। सीरियस डॉग स्टार पृथ्वी से लगभग 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। सीरियस डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इसका द्रव्यमान सूर्य का 2 गुना, यानी कि आप समझ सकते हैं सूर्य का दुगना है और
सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि उसका जो प्रकाश है वह सूर्य का 20 गुना है। उसका जो प्रकाश है, उसका जो लाइट है, वह चमकीलापन है, वह सूर्य का 20 गुना है। पोलेरिस या ध्रुव तारा, पोलेरिस या ध्रुव तारा ये पृथ्वी से 1700 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इसकी किरणें पृथ्वी से उत्तरी ध्रुव पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी से उत्तरी ध्रुव पर यानी नॉर्थ पोल पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। ध्रुव तारा उत्तरी गोलार्ध में 24 घंटे किसी भी स्थान से आकाशगंगा के एक ही स्थान को दिखाई पड़ता है, यानी कि आप उसको कह सकते हैं या कांस्टेंट है, तो इसको आप देख सकते हैं। रात के समय आप इसका अनुमान लगाएंगे तो आप बढ़िया से इसको देख सकेंगे। इसी में आता है EM13 ग्लोब क्लस्टर, उत्तरी गोलार्ध में दिखने वाला सर्वाधिक तारों का पुंज है। ये आपका EM13 ग्लोब क्लस्टर है। ये EM13 ग्लोब क्लस्टर, EM13 ग्लोब क्लस्टर है और यह सर्वाधिक तारों का पुंज है, यानी कि आप देख रहे हैं खूब ज्यादा तारे इसमें हैं, जो पृथ्वी से 22,500 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। दुग्ध मेखला के नीचे दाहिने तरफ जो चमकीले बिंदु है उसको दक्षिणी गोलार्ध में दुग्ध मेखला अथवा आकाशगंगा प्रायः अधिक विशिष्ट होती है। आप कहेंगे कि दक्षिणी ध्रुव में जो दुग्ध मेखला है वह आकाशगंगा की सबसे विशिष्ट आकाशगंगा है, मिल्की वे है। यद्यपि कुछ भागों में जो है अंतरातारकीय धूल के घने मेघों से ढकी रहती है। घने मेघ जहां पर डस्ट और वेपर धूल कणों से वो एकदम ढकी रहती है, जो उपग्रह आकाशगंगाएं कहलाती हैं और ये पृथ्वी से 1,80,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? 1,80,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा आकाशगंगा, एंड्रोमेडा आकाशगंगा क्या है? गैलेक्सी क्या है? हमारी आकाशगंगा में सर्वाधिक पास स्थित आकाशगंगा है। सबसे पास में स्थित कौन सी आकाशगंगा है? एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा आकाशगंगा है। हमसे 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। लगभग 200 मिलियन तारे हैं इसमें, 200 मिलियन स्टार्स हैं। मंदाकिनी गैलेक्सी के नाभि यानी न्यूक्लियर का जो व्यास है वह 16,000 प्रकाश वर्ष है। जो मंदाकिनी हमारी गैलेक्सी है उसका जो न्यूक्लियर व्यास है वह 1600 प्रकाश वर्ष है, 16,000 प्रकाश वर्ष है। इसके केंद्र में 3,200 प्रकाश वर्ष की दूरी पर सौर मंडल का केंद्र सूर्य स्थित है। कितनी दूरी पर स्थित है? 3,200 प्रकाश वर्ष की दूरी पर। सूर्य 250 किलोमीटर पर सेकेंड की गति से 25 करोड़ वर्ष में मंदाकिनी के नाभि का एक परिक्रमा पूरा करता है। इस अवधि को एक ब्रह्मांड वर्ष यानी कॉस्मिक ईयर कहा जाता है। अब कॉस्मिक ईयर क्या है? सूर्य 250 किलोमीटर, स्पीड कौन सी है? 250 किलोमीटर पर सेकेंड। टाइम कितना ले रहा है? 25 करोड़ वर्ष में मंदाकिनी के नाभि का एक परिक्रमा पूरा करता है, ओनली वन परिक्रमा पूरा करता है। इस अवधि को आपको कहा जाता है ब्रह्मांड वर्ष यानी कॉस्मिक ईयर कहा जाता है। यह कॉस्मिक ईयर है। अब आता ब्रह्मांड में अब तक की विशालतम गैलेक्सी क्या है? तो वैज्ञानिकों ने अब तक की सबसे विशालतम गैलेक्सी फिनिक्स की खोज की है। किसकी खोज की है? फिनिक्स की। ये आपका फिनिक्स है, फिनिक्स ये सबसे विशालतम गैलेक्सी। यह गैलेक्सी प्रतिदिन इतने स्टार को जन्म देती है जितना हमारी आकाशगंगा एक साल में भी नहीं देती है। यानी कि एक साल में जितनी आकाशगंगा में स्टार का ओरिजिन होता है उससे कहीं ज्यादा स्टार्स एक ही दिन में कौन ओरिजिन करता है? आपका फिनिक्स, फिनिक्स गैलेक्सी, इसमें स्टार का ओरिजिन होता है। तो इसलिए इसे आकाशगंगाओं की मां कहा जाता है। अब जब इतने ज्यादा स्टार्स जन्म देगी तो यह आकाशगंगाओं की मां कहा जाता है। आपका कौन सा गैलेक्सी है जो आकाशगंगाओं की मां कहा जाता है? उसको बोलते हैं फिनिक्स। नासा के चंद्रा एक्सरे टेलीस्कोप ने इस विशालतम सबसे चमकीले गैलेक्सी का खोजा था और यह साल करीब 750 स्टार्स को जन्म देती है। यानी हर साल ये 750 स्टार्स को जन्म देती है। किससे इसका पता लगाया गया? चंद्रा एक्सरे टेलीस्कोप से।
तो चमकीली जो विशाल फिनिक्स गैलेक्सी हमारे मिल्की वे दुधिया आकाशगंगा से कितनी दूर पे है? 5.7 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ये आपका फिनिक्स का है, ये जो सैटेलाइट से लिया गया चित्र है ये फिनिक्स का है। अब आता है तारों का जन्म और मृत्यु। तारों का जन्म भी होता है, मृत्यु भी होती है। कैसे है, क्या है कारण उसका, आइए उसका भी थोड़ा सा स्टडी करते हैं। प्रकाशवान जिसको ल्यूमिनस बोलते हैं तथा प्रकाश को उत्पन्न करने वाले रेडिएंट खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है। इसका मतलब जितने भी तारे हैं उनका स्वयं का एक प्रकाश होता है, वह स्वयं प्रकाशमान होते हैं, उनका खुद का एक प्रकाश होता है। आकाशगंगा में घूर्णन से ब्रह्मांडीय गैसों का मेघ को प्रभावित होता है। परस्पर गुरुत्वाकर्षण के कारण इनके केंद्र में नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन शुरुआत होती है। हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रक्रिया में बहुत मात्रा में ताप तथा प्रकाश उत्पन्न होता है। फलस्वरूप तारों का निर्माण होता है और इन्हें आदि तारा या प्रोटोस्टार भी कहा जाता है। इसका तापमान लगभग 100 केल्विन यानी कि -173 डिग्री सेल्सियस होता है। दीर्घ काल तक नाभिकीय संलयन क्रिया के दौरान हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जब कोई प्रोसेस शुरुआत होती है तो उसमें सबसे ज्यादा पावर होती है, फिर धीरे 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 उसका पावर कम होने लगता है और हाइड्रोजन की समाप्ति होने लगती है। इसके फलस्वरूप बहिर्गामी बल समाप्त हो जाता है। अधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण केंद्र में संकुचन होकर गर्म हो जाता है, जो है संकुचित होकर गर्म हो जाता है। इसके फलस्वरूप तारे का बाहरी भाग फूलने लगता है। जब बाहरी भाग फूलने लगेगा तो ये लाल हो जाता है, यानी बाहरी भाग लाल होकर फूलने लगता है। इस अवस्था को रक्त दानव कहा जाता है, रेड गेंट कहा जाता है, इसको रक्त दानव कहते हैं। तारे का केंद्र अत्यधिक गर्म हो जाता है जिससे हीलियम कार्बन में परिवर्तित हो जाता है। यह कार्बन भारी मात्रा में जो भारी पदार्थ लोहा में परिवर्तित हो जाता है। परिणाम स्वरूप केंद्र के नाभिक में नाभिकीय संलयन में ऊर्जा का उत्पन्न होना समाप्त हो जाता है। इसी कारण से तारों में तीव्र विस्फोट होता है। अगर तारों में तीव्र विस्फोट होगा तो उसी विस्फोट को कहते हैं सुपरनोवा। क्या कहते हैं? सुपरनोवा। आप यहां पर देख रहे हैं ये नेबुला है और इसके बाद इसमें हाई मास स्टार है और यहां पर लो मास स्टार है और यहां पर ये जो विस्फोट होता है तो ये होता है सुपरनोवा की कंडीशन। ये सुपरनोवा की कंडीशन हो जाती है। उसके बाद आता है स्पेस, अंतरिक्ष। अंतरिक्ष क्या है? तो अंतरिक्ष असंख्य सौर मंडल तथा अन्य पिंडों से मिलकर ब्रह्मांड बनता है, क्योंकि ब्रह्मांड में छोटे मैटर से लेकर बड़ी बड़ी गैलेक्सीज ब्रह्मांड के अंतर्गत आती हैं। तारों तथा अन्य ग्रहों के खगोलीय पिंडों के बीच का जो खाली स्थान होता है, खाली स्थान जो स्पेस होता है, इसी को तो हम स्पेस बोलते हैं, स्पेस बोलते हैं। इसी को तो हम आकाश बोलते हैं। क्या ये पिंड को आकाश बोलते हैं? नहीं, आकाश में पिंड है, यानी कि जो खाली स्पेस है उसमें उसी को आकाश बोलते हैं और आकाश के अंदर ये पिंड है जितने भी है, और इसी को हम लोग अंतरिक्ष बोलते हैं। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष की माप की जो इकाइयां हैं वह है प्रकाश वर्ष, यानी निर्वात में 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड की गति से प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। कितने में? एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। कितना कहा जाता है? एक प्रकाश वर्ष। कितने? 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड की गति से एक साल में ट्रेवल की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। एक प्रकाश वर्ष 6 × 10⁻12 मील या 9.45 × 10⁻13 किलोमीटर होता है। प्रकाश प्रति सेकंड 1,86,326 मील की गति से आगे बढ़ता है। अब आता है पारसेक। पारसेक क्या है? पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है और इसको आप ध्यान में रखिएगा, यह क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है। एक पारसेक में 3.6 प्रकाश वर्ष होता है। अंतरिक्ष इकाई जिसको AU के नाम से जाना जाता है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, ये पृथ्वी है आपका, ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, इनके बीच की जो औसत दूरी है, इनके बीच की जो औसत दूरी है वही AU है।
अंतरिक्ष की इकाई है, ये यू है। AU इज इक्वल टू 1.49 इंटू 108 किलोमीटर होता है। AU एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट जो होती है वह 1.49 गुणे 108 किलोमीटर की होती है। कॉस्मिक ईयर किसको कहते हैं? कॉस्मिक ईयर, कॉस्मिक ईयर सूर्य के परिक्रमण की अवधि को कॉस्मिक ईयर कहते हैं, कॉस्मिक ईयर कहते हैं। एक कॉस्मिक ईयर 250 मिलियन वर्ष होता है, एक कॉस्मिक ईयर में 250 मिलियन वर्ष होता है। प्रैक्सिमा सेंचुरी को पृथ्वी से दूरी 4 से 5 वर्ष है। प्रैक्सिमा सेंचुरी की जो पृथ्वी से दूरी है, डिस्टेंस है, वह 3 से 4 प्रकाश वर्ष होती है। अब आता है आपका सोलर सिस्टम। क्या है ये सोलर सिस्टम? आप खूब ज्यादा देखते होंगे इसमें सोलर एनर्जी, सोलर सिस्टम, इस पर ज्यादा बात होती है क्योंकि ये जो एनर्जी है ये रिन्यूएबल एनर्जी है और यह एनर्जी इतनी जल्दी समाप्त नहीं होने वाली है। और अन्य एनर्जीज हैं जो मिनरल एनर्जी है, जो मानवकृत एनर्जी है, वो खत्म हो सकती है, लेकिन सोलर एनर्जी इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। तो आजकल विश्व पटल पे सबसे ज्यादा इसकी चर्चा होती है, सोलर एनर्जी की है। तो सोलर सिस्टम को पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब जब आपने कहा सोलर सिस्टम यानी कि सूर्य, सूर्य की बात किया गया, यानी सौर्य की बात किया गया। जो सौर्य की बात करेंगे, सोलर सिस्टम की बात करेंगे, सौरमंडल की बात करेंगे, यानी कि उसके केंद्र में सूर्य होगा और सूर्य से सारी चीजें प्रकाशमान हो रही हैं। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतु, उल्काओं, क्षुद्र पिंडों आदि के संयुक्त रूप को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल, अच्छा, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण किसके चारों तरफ भ्रमण करेंगे? सूर्य के, सूर्य के चारों तरफ भ्रमण करेंगे। अलग अलग जो पिंड है ये जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे, इसी को हम कहते हैं सोलर मंडल। तो केंद्र में कौन स्थापित होगा? सूर्य होगा। सूर्य के प्रकाश से सारी चीजें प्रकाशमान होगी। 1930 में सौर मंडल में प्लूटो, यम, कुबेर सहित 9 ग्रह थे। सबसे पहले कितने ग्रह थे? 9 ग्रह थे, जिसमें प्लूटो, यम यानी कुबेर को शामिल किया गया था। 24 अगस्त 2006 में प्राग में चेक गणराज्य में एक सम्मेलन हुआ जो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय शास्त्री संघ, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट IAU द्वारा प्लेटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। वर्तमान में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। जाहिर सी बात है, एक निकल जाएगा तो 8 ही बचेंगे, जो सूर्य के बढ़ते हुए क्रम में दूरी के हिसाब से दर्शाए गए हैं। सूर्य के सबसे नजदीक बुध, उसके बाद शुक्र, फिर उसके बाद पृथ्वी, फिर उसके बाद मंगल, फिर उसके बाद बृहस्पति, फिर उसके बाद शनि, फिर अरुण, वरुण। अच्छा, अब ये यहां तक मंगल तक आपका ये इंटीरियर ग्रह है, इंटीरियर है, और ये बृहस्पति के बाद यह एक्सटीरियर है। अभी हम इसको भी पढ़ेंगे, इंटीरियर कौन से है, एक्सटीरियर कौन से है। अच्छा, यहां पर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये जो बॉडी है, ये जो यहां पर है एलिमेंट, इसके बाद यह इंटीरियर है, आंतरिक है, आंतरिक ग्रह है, आंतरिक ग्रह, और ये बाह्य ग्रह है, यहां से यहां तक बाह्य, बाह्य ग्रह है। ये आंतरिक ग्रह है और ये बाह्य ग्रह है। चलिए, इन पिंडों को ग्रह उन पिंडों को कहा जाता है जो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, जो चक्कर लगाते हैं, सूर्य से प्रकाश तथा ताप प्राप्त करते हैं। क्या ग्रहों में खुद का प्रकाश ताप है? आप कहेंगे नहीं है। यह किससे प्रकाशमान होंगे, किससे ताप से प्रभावित होंगे? सूर्य से। किसके ग्रेविटी सेंटर से अट्रैक्ट होंगे? सूर्य के ग्रेविटी सेंटर से अट्रैक्ट होंगे। IAU द्वारा ग्रहों की परिभाषित करने के उद्देश्य से 2003 में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति के अनुसार ग्रहों की नई परिभाषा दी गई कि भाई ग्रह का क्या कैटेगरी होगी, क्या कैटेगराइजेशन होगा जिसको हम ग्रह के रूप में मान सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब वही पिंड ग्रह कहलाएंगे जो सूर्य की परिक्रमा करेंगे। ठीक है भाई, सोलर सिस्टम में अगर वो विद्यमान है तो सूर्य की परिक्रमा करेंगे, तब वो ग्रह कहलाएंगे क्योंकि सोलर सिस्टम का पार्ट होंगे वो। दूसरे कंडीशन क्या क्या कि गुरुत्वाकर्षण के कारण उनका न्यूनतम द्रव्यमान इतना होना चाहिए कि वो गोलाकार हो, ऐसा ना हो कि वो चपटे हो। उनमें जो ग्रेविटी
उसमें द्रव्यमान इतना होना चाहिए, उनका जो मोशन इतना होना चाहिए कि वो गोल रहे। और सबसे खास बात, पड़ोसी की जो मार्ग को विचलित ना करें, पड़ोसी की कक्षा को ना काटें। लेकिन क्या हुआ कि जो यम था प्लूटो, यह पड़ोसी की कक्षा को काट दिया था, इसलिए इसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। प्लूटो उपर्युक्त मानदंड को पूरा नहीं करता था, इसलिए उसको ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा गया, हटा दिया गया। प्लूटो कभी कभी नेपच्यून की कक्षा को पार कर जाता था। किसकी कक्षा को पार करता था? नेपच्यून की कक्षा को पार कर जाता था, जिसके कारण इसे ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। ग्रहों के उपग्रह भी होते हैं, ठीक है, जो आपके ग्रह हैं उनके उपग्रह भी होते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी का उपग्रह, पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि जो मान लीजिए सूर्य है, और सूर्य और इसके चारों तरफ एक ग्रह है, ये जो परिक्रमा कर रहे हैं इसका, सूर्य का। लेकिन जो उपग्रह हैं वह ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, वो सूर्य का परिक्रमा नहीं करते, वो उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। सौर मंडल में 8 ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को पार्थिव ग्रह यानी कि जो इंटीरियर जो है वो कहा जाते हैं, इंटीरियर ग्रह भी कहा जाते हैं, और टेरेस्ट्रियल प्लेनेट भी कहते हैं। और अंतः ग्रह, इंटीरियर प्लेनेट जो कहा जाता है उसको कहते हैं बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून बृहद ग्रह कहलाते हैं। बृहद ग्रह यानी कि ग्रेट प्लेनेट कहलाते हैं। ग्रेट प्लेनेट क्यों प्लेनेट कहलाते हैं? तो आप देखेंगे इनका सबका साइज, इनके सबके साइज से काफी ज्यादा भिन्न है, काफी ज्यादा ये बड़े हैं। और ये जो साइज हैं इनके, ये बड़े तो हैं लेकिन जो मास है इनका वो इनके बराबर नहीं है, यानी कि इनमें औसतन मास सबसे ज्यादा है, वेट ज्यादा है, द्रव्यमान ज्यादा है। तो ग्रेट प्लेनेट कौन कौन से कहलाए? बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये बृहद ग्रह कहलाए। यह एक्सटीरियर ग्रह भी कहलाते हैं। इंटीरियर ग्रह कौन कहलाते हैं? इंटीरियर यानी टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कौन कहलाते हैं? तो बुध कहलाता है, शुक्र कहलाता है, पृथ्वी है, मंगल है, ये पार्थिव ग्रह या अंतः ग्रह भी कहलाते हैं। अब आता है सूर्य, सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो भूमिका निभा रहा है, जो सोलर सिस्टम का हीरो है, वो है सन। सन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि सूर्य देवताओं के रूप में हम लोग पूजा करते हैं, क्योंकि सूर्य ऐसा नहीं कि वो देवता है, लेकिन अगर सूर्य ना हो तो सारा सिस्टम एक तरह से डिसेबल्ड हो जाएगा, बिखर जाएगा, तो वो देवता से भी बढ़ के है। तो आइए इनका भी थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। सूर्य हमारी जो सर्पाकार मंदाकिनी, जिसे एरावत पथ कहा जाता है, इसमें 100 अरब तारों में से सूर्य एक तारा है। 100 अरब तारे जो हमारे इसमें है, इसमें सूर्य भी एक तारा है। तो आप कह सकते हैं सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है, एक स्टार है। क्या है? सूर्य भी एक स्टार है। अर्थात सौर मंडल का केंद्रीय तारा जनक सूर्य है। कौन है? सूर्य, सन है। इसके रासायनिक संगठनों में 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम, 1.5% कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियान और 0.5 लौह समूह तथा अन्य भारी तत्व भी पाए जाते हैं। सौर मंडल में कुल द्रव्यमान का लगभग 99.85 भाग सूर्य में संचित है। इसका व्यास 13,92,200 किलोमीटर है और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण ग्रह तथा अन्य आकाशीय पिंड उसकी परिक्रमा करते हैं। सूर्य किसी की परिक्रमा नहीं करता है, उसकी सभी परिक्रमा करते हैं। क्यों? क्योंकि यह गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण है, ग्रेविटी फोर्स के कारण, ग्रेविटी पावर के कारण वह सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सूर्य निरंतर दृश्य प्रकाश, अदृश्य अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें, रेडियो तरंगे और प्लाज्मा के रूप में ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। इसमें अनेक प्रकार की जो है रेडियो एक्टिव किरणें निकलती है और सूर्य में ऊर्जा का प्रकाश होता है।
आंतरिक संरचना की अगर हम बात करते हैं तो इसको 6 पार्ट में बांटा गया है। आप यहां पर देखेंगे तो ये सबसे ज्यादा इंटरनल जो पार्ट है उसमें आपका इनर कोर आ जाता है, तो रेडिएशन जोन आ जाता है, कन्वेक्शन जोन आ जाता है, फिर क्रोमोस्फियर आता है, फोटोस्फियर आता है और सबस्फियर फ्लोर आता है। तो आप 6 पार्ट में इसको बांटा गया है। तो सबसे पहला कौन सा है? केंद्र। केंद्र की चतुर्दिश मध्यवर्ती परत विकिरण मेखला है, यानी कि केंद्र के ऊपर जो ये परत है इसको विकिरण मेखला कहते हैं, इसको विकिरण मेखला कहते हैं। ये जो पार्ट है ये विकिरण मेखला है, इसको बोलते हैं विकिरण मेखला, यानी कि रेडिएशन जोन। इसको क्या बोलते हैं? रेडिएशन जोन बोलते हैं। रेडिएशन जोन बाह्य परत को संवाहनी मेखला, यानी कि अगर इसके ऊपर जाएंगे थोड़ा सा बाह्य परत के ऊपर तो ये संवाहनी मेखला, यह देखेंगे ये संवाहनी मेखला है जिसको आप कहेंगे कन्वेक्शन जोन। क्या कहेंगे? कन्वेक्टिव जोन। सूर्य के धरातल को प्रकाश मंडल कहा जाता है, फोटोस्फीयर कहा जाता है। इसके ऊपर जो आता है ये आता है, ये देखिए आपका फोटोस्फीयर है, फोटोस्फीयर है। इसके वायुमंडल को, यानी कि इसके इस जो ऊपरी एकदम भाग है, ऊपरी भाग वाले को, वायुमंडल वाले को, इसको बोला जाता है क्रोमोस्फीयर। क्या बोला जाता है? क्रोमोस्फीयर कहा जाता है। क्रोमोस्फीयर के बाहर व्याप्त परत को कोरोना कहते हैं। कोरोना क्या है? आपका ये जो बाहरी आवरण है क्रोमोस्फीयर के ऊपर, इसको बोला जाता है कोरोना। वो वाला कोरोना नहीं जो 2020 में उत्पन्न हुआ था, वो कोरोना नहीं, ये कोरोना दूसरा है, प्रकाश वाला कोरोना है, ये सूर्य का कोरोना है। सूर्य के आंतरिक भाग में स्थित केंद्र का व्यास जो है 3,80,000 किलोमीटर है। इसका तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। आप सोच सकते हैं कि 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस में तो कोई चीज रहेगी नहीं, वो प्लाज्मा के एक रूप में एकदम लिक्विड फॉर्म में होगी। एक्स तथा गामा लघु तरंगे फोटोन की धारा के रूप में, फोटोन क्या है? ये लाइट का एक बंडल है, प्रकाश का एक बंडल है, प्रकाश का एक बंडल का एक पुंज जिसको कहते हैं, पुंज जिसको बंडल कहते हैं, पुंज का एक प्रकाश पुंज है, एक बंडल है, फोटोन सूर्य के केंद्र से निकलता है। विकिरण मेखला सर्वाधिक सघन है। कौन सा? रेडिएटिव जोन। विकिरण मेखला इस सर्वाधिक सघन, यहां पर ये जो है सर्वाधिक सघन है। इसकी मोटाई 3,82,800 किलोमीटर है। कितनी है इसकी मोटाई कन्वेक्शन जोन की? 3,82,800 मीटर है। सूर्य की बाह्य परत जिसे संवाहनी मेखला कन्वेक्टिव जोन भी कहते हैं, इसका निर्माण कोशिकाओं सेल से हुआ है। इन्हीं से होकर गैस ऊर्जा के माध्यम से बाहर निकलती है। सूर्य का प्रकाशित भाग पृथ्वी से दिखाई पड़ता है और प्रकाश मंडल कहलाता है, जो फोटोस्फीयर कहलाता है, यानी कि लाइट का जो प्रकाशमान होता है वह प्रकाश मंडल से कहलाता है। और आपका सबसे ऊपर ये लेयर आपका प्रकाश मंडल कहलाती है। इसके ऊपर की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं क्रोमोस्फीयर, और क्रोमोस्फीयर के बाहर का जो आवरण होता है उसको बोलते हैं आप कोरोना। तो क्रोमोस्फीयर की जो मोटाई होती है वह 2000 से लेकर 3000 किलोमीटर तक है। क्रोमोस्फीयर में गैसों का घनत्व फोटोस्फीयर से बाहर जाने से घटता है। जैसे जैसे गैसें बाहर निकलती है उनका घनत्व घटता है, क्योंकि वह फिर विकिरण होने लगती है और वो वायुमंडल में फैलने लगती है, किंतु ताप बढ़ता है। क्रोमोस्फीयर में सौर कलंक की चतुर्दिश चुंबकीय क्षेत्र होता है, मैग्नेटिक क्षेत्र होता है, और सूर्य इतना मैग्नेटिक क्षेत्र क्रिएट करता है कि इसके चारों तरफ सभी ग्रह अपना चक्कर लगाते हैं। जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं सब इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और इसी चुंबकीय क्षेत्र दिखाई देने वाले मेघ को प्लैक्स कहते हैं और फेलोकुली भी कहा जाता है। श्वेत प्रकाश व्हाइट लाइट वाले इस क्षेत्र को फेकुलर भी कहा जाता है। श्वेत प्रकाश वाले इस लाइट को फेकुलर कहा जाता है। तो ये आपका सन का जो स्ट्रक्चर था, कितने भाग में ये रहता है, तो आप कहेंगे ये 6 पार्ट में। इसको हम डिवाइड करके पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। सबसे पहला पार्ट जो है कोर है, उसके बाद रेडिएशन जोन, फिर उसके बाद आता है कन्वेक्टिव जोन, फिर उसके बाद आता है फोटोस्फीयर, उसके बाद आता है क्रोमोस्फीयर, फिर आ जाता है उसके बाद
जो बाहरी आवरण है उसको बोलते हैं कोरोना। कभी कभी प्रकाश मंडल के परमाणुओं का तूफान स्ट्रोम इतनी तेजी से निकलता है, यानी कि जो प्रकाश है वह काफी तेजी से निकलता है, तो सूर्य की आकर्षण शक्ति को भी पार कर जाता है, जो अंतरिक्ष में चला जाता है, जिसको कहते हैं सौर ज्वाला, यानी कि सोलर फ्लेम उसको कहा जाता है। इससे एक्स तथा गामा किरणें निकलती हैं। जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो हवा और कणों से टकराकर रंगीन प्रकाश उत्पन्न करती है। आप देखते हैं जब प्रकाश धरातल के आवरण की तरफ आता है तो वहां पर धूलिकणों से बिखर जाता है। जो बिखरता है उसको बोलते हैं स्कैटरिंग। स्कैटरिंग आप जब देखेंगे तो प्रकाशमान जैसे इंद्रधनुष भी निकलेगा, आप बनते हुए नजर आएगा आपको। आकाश कई तरह से रंग आप बिखेरते हुए नजर आएगा, तो उसी को रंगीन प्रकाश उत्पन्न करता है वह। और इस प्रकाश को उत्तरी ध्रुव में अरोरा बोरियालिस, उत्तरी ध्रुव में अरोरा बोरियालिस, अरोरा बोरियालिस, बोरियालिस अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रालिस। अरोरा ऑस्ट्रालिस कहां बोला जाएगा? दक्षिणी ध्रुव में अरोरा ऑस्ट्रालिस के नाम से जाना जाता है। प्रकाश वही रहता है, स्कैटरिंग होने से वह कलरफुल हो जाता है, जिसको नॉर्थ में यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में उत्तरी ध्रुव पर नॉर्थ पोल पर अरोरा बोरियालिस बोला जाता है और दक्षिणी ध्रुव पर उसको बोला जाता है अरोरा ऑस्ट्रालिस। सूर्य के से उत्सर्जित होने वाले हाइड्रोजन को प्रेमिसेंस कहा जाता है। जो उस सूर्य से हाइड्रोजन उत्पन्न होता है उसको प्रोमिनेंस कहा जाता है। सूर्य के कोरोना के बाहर की ओर प्रभावित होने वाले प्रोटॉन की धाराओं को सौर पवन कहा जाता है। प्रोटॉन की जो धाराएं हैं, जो प्रकाश उत्पन्न होता है बाहर की तरफ जाता है, उसको बोला जाता है सोलर विंड, सौर पवन कहा जाता है। इसका निर्माण प्लाज्मा अथवा आयनीकृत गैसों से होता है। सौरिक पवनें सीधा ना चलकर सर्पिलाकार चलती हैं, सीधा ना चलकर सर्पिलाकार चलती हैं, जिसके कारण सूर्य की परिभ्रमण गति होती है, सूर्य की परिभ्रमण गति करती है। सूर्य की तरह से निरंतर परिवर्तित होता रहता है। सूर्य में स्थिति चमकीले धब्बों को प्लेजेस कहते हैं। चमकीले जो धब्बे हैं सूर्य में उसको प्लेजेस कहते हैं, यानी कि काले धब्बों को सौर धब्बा अथवा सौर कलंक कहा जाता है, जिसको कहते हैं आप इंग्लिश में सन स्पॉट कहा जाता है। ये सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग होते हैं, बहुत ज्यादा हीट नहीं होते हैं। अब आप जान रहे हैं कि सूर्य का भाग और हीट ना हो तो अपेक्षाकृत कहा गया है, अपेक्षाकृत ठंडे होते हैं। लेकिन इनका भी तापमान अगर आप देखेंगे तो ये 1500 डिग्री सेल्सियस इनका तापमान होता है। सौर कलंक प्रबल चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करता है जो पृथ्वी की बेतार संचार व्यवस्था को बाधित करता है और इसके बनने और बिगड़ने की प्रक्रिया 11 वर्षों में पूरी होती है। सौर कलंक चक्र सन स्पॉट साइकिल भी कहा जाता है। कितने टाइम लगता है इसका? 11 वर्ष, 11 वर्ष पूरा लगता है इसमें सौर कलंक बनने और बिगड़ने में। अब आता है आपका एल्विडो। क्या है एल्विडो? अब इसको भी समझ लेते हैं। अगर आप किसी भी श्वेत कोई पेपर ले लीजिए, उस पर आप लाइट को जलाइए और उसको देखिए, तो थोड़ी देर बाद आपकी आंखों में जो रोशनी है वो बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी और आपकी आंख जो है उसको देखने में कंफर्टेबल फील नहीं करेगी। लेकिन अगर वहीं पर काला कोई पेपर ले लीजिए, उस पर लाइट को जलाइए तो काफी देर तक उसकी अपेक्षा देख सकते हैं। आपने ये देखा होगा कि व्हाइट में रिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होता है। अब आप कहेंगे कि व्हाइट में अगर रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा तो इसका मतलब अगर सूर्य की किरणें किसी बर्फ पर पड़ेंगी और हाइट वाले पे, जहां पर बर्फ कहां जमी रहेगी? नॉर्थ पोल, साउथ पोल, या तो पहाड़ों के ऊपर जहां पर हाइट होगी, क्या वहां से सूर्य का प्रकाश परावर्तित होगा? आप कहेंगे एकदम होगा परावर्तित। और इसी परावर्तन को कहते हैं एल्बिडो। क्या कहते हैं इसी परावर्तन को? एल्बिडो। अच्छा, एल्बिडो में क्या होता है कि 90% एनर्जी सन की जो रिफ्लेक्शन होके फिर वायुमंडल में शॉर्ट वेव के माध्यम से वापस चली जाती है। तो ये आपका है सन और ये आपका जो है क्लाउड है।
और इससे भी रिफ्लेक्ट होती है तो शॉर्ट वेव के रूप में रिटर्न हो जाती है। देख रहे हैं आप, यहां से रिटर्न हो गई है ये, और कुछ जो है यहां पर नीचे की तरफ आती है और ये अर्थ सरफेस तक आती है। तो ये आपका रहा कि एल्बिडो। अब एल्बिडो सूर्य से प्रसारित जो है परावर्तित प्रकाश होता है, जिसे देखकर उसकी चक्षुष यानी विजुअल ब्राइटनेस को निर्धारित किया जा सकता है। यानी कि विजुअल ब्राइटनेस आप निर्धारित कर सकते हैं कि हर एक पदार्थ का एक अपना गुण होता है, और जिस पे आप प्रकाश को अगर इंजेक्ट कराते हैं, प्रकाश उस पर पड़ता है, तो वह उसी के अपने स्वभाव के अनुसार परावर्तित करता है। जैसे ब्लैक मैटर पे आप डालिए कोई प्रकाश को तो वह कम परावर्तित करेगा, व्हाइट पे डालिए तो वह ज्यादा परावर्तित करेगा। इसका मतलब व्हाइट जो है रिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा करता है। एल्बिडो का संभावित मूल्य अंधेरे के लिए शून्य और चमक के लिए होता है। पृथ्वी का एल्बिडो 0.31 है। इसी प्रकार बुध ग्रह का एल्बिडो 0.10 है। अब एल्बिडो के बारे में कुछ और कहा गया है। अगर पतला बादल है तो 25 से 60% और रिफ्लेक्शन करता है, वह एल्बिडो कितना है इसका, 25 से 60% का है। अगर बादल घना है तो 50 से 90% करता है। यदि बर्फ 50 से 90 बर्फ की बात किया जाए तो 50 से 90% बर्फ जो है रिफ्लेक्ट करती है। अच्छा, बर्फ का आप देखेंगे तो बर्फ सबसे ज्यादा है कहां पर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में। और जितने भी हाइट पे पहाड़ हैं, पहाड़ जैसे हिमालय हुआ, माउंट एवरेस्ट है, इस पर बर्फ की चादरें हैं, तो क्या यहां से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, कहेंगे हाँ रिफ्लेक्शन होगा। बर्फ से भी रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है। कितना होता है, 50 से 90% तक। पानी में रिफ्लेक्शन कितना होता है, एल्बिडो कितना बनता है, 8% का एल्बिडो होता है। घास में कितना है, तो 10 से 25% का। जंगल में 15 से 20% का। रेगिस्तान में, रेगिस्तान ज्यादा वो रिफ्लेक्शन देता है, तो यहां पर 35% है एल्बिडो। और पृथ्वी पर 10 से 25% है। डामर में 5 से 10% का एल्बिडो होता है और कंक्रीट में 15 से 25% का एल्बिडो होता है। जब भारत में आप मानसून की बात करेंगे, मानसून को पढ़ेंगे, तो वहां पर सबसे ज्यादा भूमिका ये निभाता है हिमालय का एल्बिडो। और एल्बिडो अगर ज्यादा प्रभावित रहेगा, प्रभावशाली रहेगा, तो जो है कन्वेक्शनल करंट बनेगी, जेट बनेगी और मानसूनी पवनें चलेगी, और उस पवनों में जो सबसे ज्यादा बारिश होगी। अगर यही गड़बड़ हो गया तो आपका वो है मानसून आनसेट भी गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग उसमें पढ़ेंगे। तो यहां तक आपका ये सेशन रहा। और आगे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में, चाहे वो बीपीएससी में पूछे गए, बीपीएससी में जितने भी की क्वेश्चन पूछे गए हैं जियोग्राफी के, जियोग्राफी सभी को हम लोग स्टडी करेंगे, टोटल जितने भी पेपर आप तक पूछे गए हैं। और यूपी टीजीटी नेट, जितना यूपी टीजीटी पीजीटी में, नेट में, जेआरएफ में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, उन सभी का हम स्टडी करेंगे। और यहां तक ये सेशन, और नेक्स्ट वाले में नंबर ऑफ क्वेश्चन के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे, कुछ एमसीक्यूज के रूप में, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने के लिए जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उनको भी करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसका आनंद